मैं दीनबंधु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। आज मैं फिर एक बार अपने एमए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक समीक्षा की कड़ी में आज भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास की मशहूर पुस्तक रिमेम्बर्ड विलेज अर्थात यादों में बसा एक गांव पर कुछ बातचीत करेंगे। वैसे इसके पहले मैं चाहूँगा कि एम.एन. श्रीनिवास की एक शुरुआत या उनके इस समाजशास्त्र से जुड़ने का प्रारंभिक चरण विद्यार्थी जीवन से कैसे शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि 20वीं सदी में जिन दिनों भारत में समाजशास्त्र का विकास शुरू हुआ, उन दिनों समाजशास्त्र के दो महत्वपूर्ण स्कूलों की स्थापना हुई थी। पहला बम्बई स्कूल 1919 और दूसरा लखनऊ स्कूल 1921। लखनऊ स्कूल का नेतृत्व प्रतिष्ठित समाजशास्त्री प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी कर रहे थे, तो वहीं बम्बई स्कूल का नेतृत्व प्रोफेसर जी.एस. घुरिये कर रहे थे। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये का नाम उन दिनों समाजशास्त्रीय जगत में एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त था। एम.एन. श्रीनिवास इन्हीं दिनों मैसूर के एक कॉलेज से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में ने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश लिया और प्रोफेसर घुरिये के निर्देशन में उन्होंने एमए की पढ़ाई करते समय मैसूर एमए की पढ़ाई करते समय अपने एक लघु शोध प्रबंध को लिखा था और उस शोध प्रबंध का विषय था मैसूर में विवाह एवं परिवार, और यह पुस्तक रूप में आगे चलकर 1942 में प्रकाशित भी हुआ था। यहीं से एम.एन. श्रीनिवास ने प्रोफेसर घुरिये के निर्देशन में दक्षिण भारत के कुर्ग समुदाय में धर्म और समाज विषय पर पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की और अपना शोध प्रबंध पूरा किया। और इसी अध्ययन के बल पर प्रोफेसर श्रीनिवास को ब्रिटेन जाने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश अकादमी की प्रतिष्ठित फेलोशिप भी उन्हें प्राप्त हुई थी। यहाँ उन्हें ब्रिटिश अकादमी की प्रतिष्ठित फेलोशिप से मिलने का जो आधार था वह वही पुस्तक थी, वही उनका रिसर्च का मटेरियल था। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात रेडक्लिफ ब्राउन और इवान प्रिचार्ड जैसे दो महत्वपूर्ण विद्वानों से हुई। ये दोनों मानव शास्त्री विद्वान थे। अतः प्रोफेसर श्रीनिवास को यहाँ सीखने, समझने और जानने का एक भरपूर अवसर मिला। उनकी कुशाग्रता और उनकी अध्ययनशीलता को देखते हुए परोक्त विद्वानों मतलब रेडक्लिफ ब्राउन ने खास करके इनको एक ऐसी राय दी कि आप एक ऐसी पुस्तक लिखिए जिसमें एक भारत के गांव का पूरा समग्रता से अध्ययन उजागर हो सके। यद्यपि और यही शायद कारण था कि बाद में आगे चलकर यह पुस्तक हमारे सामने आई। ज्ञातव्य हो कि प्रोफेसर श्रीनिवास जब ब्रिटेन से भारत लौटे तो दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक नौकरी उनको मिल गई। दिल्ली में बहुत दिनों तक वो नहीं रुक सके और फिर वो
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक स्थापित नई संस्था सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान के नाम से स्थापित हुई थी, उसका वो हिस्सा बन गए। और यहीं से फिर वो कर्नाटक के उस गांव की ओर मुड़े जिसका नाम रामापुरा गांव है, और उस गांव से इतने प्रभावित हुए कि वह गांव उनको अपने पास खींच लाया। और रामापुरा में ध्यान लगाकर गहनता के साथ अपने उस अध्ययन को उन्होंने प्रारंभ किया जिसकी सलाह उनको ब्रिटेन में रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा दी गई थी। और इस अध्ययन को उन्होंने समग्रता में पूरा किया। फिर एक बार उन्हें इसी बीच अमेरिका से बुलावा आया और वे अमेरिका गए। रामापुरा गांव पर अध्ययन की पूरी सामग्री भी वो साथ लिए रहते थे और इस कारण वह पूरी सामग्री भी उनके पास उस समय थी। अमेरिका की एक पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के दफ्तर में एक जगह उन्होंने उस मटेरियल को रख दिया था और दूसरे दिन जब वे दफ्तर पहुँचे तो वहाँ देख रहे हैं कि दफ्तर में धू धू करके आग जल रही है। तब तो उनका होश उड़ गया, क्योंकि रामापुरा पर आधारित वह अध्ययन सामग्री जलकर राख हो चुकी थी। बहुत से मित्रों ने उन्हें ढाढ़स बधाया और खासकर सोल टोक्स नाम के विद्वान ने उन्हें सलाह दी कि रामापुरा के बारे में आपको जो याद है उसे आप लिख डालिए। इसी प्रकार श्रीनिवास ने उस विस्तृत रामापुरा ग्राम की पूरी संरचना के भीतर के जीवन चरित्र और पूरे अपनी अध्ययन सामग्री को जो विस्मृत हो चुकी थी उसको याद करते हुए, या कहिए कि याद करने की कोशिश की, और परिणाम स्वरूप यह पुस्तक हमारे सामने आई जिसका नाम रिमेम्बर्ड विलेज रखा गया अंग्रेजी में, अर्थात यादों में बसा एक भारतीय गांव। तो ये रही इस पुस्तक की उत्पत्ति की संक्षिप्त कथा। और चूंकि इसका यह रोचक प्रसंग इसलिए यहाँ देना जरूरी था क्योंकि यह बात लोगों को खटकती है कि इस पुस्तक का शीर्षक यादों में बसा एक गांव या रिमेम्बर्ड विलेज क्यों रखा गया। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था। जबकि ये हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर श्रीनिवास इसके पहले बहुत सी अपनी मशहूर पुस्तकें हमारे बीच दे चुके थे और समाज के सामने आ चुकी थीं, और उनका समाजशास्त्रियों की लिस्ट में एक प्रतिष्ठित नाम के रूप में वो अंकित हो चुके थे। जब उन्होंने अपना वो एमए का डिजर्टेशन लिखा था मैसूर में विवाह एवं परिवार, वह पुस्तक दक्षिण भारत के कुर्ग समुदाय में धर्म और समाज, दूसरी पुस्तक भारत में जाति, तीसरी पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन, चौथी पुस्तक फिर उसके बाद रिमेम्बर्ड विलेज आती है। और यह बात मैं इसलिए इसको रखना चाहता था कि इन पूर्व की सभी पुस्तकों के अंदर बहुत सारी ऐसी स्थापनाएं वे दे चुके थे जिनकी वजह से वो चर्चित हुए थे। और इस चर्चा को ध्यान में रख के खास करके मैं उन बातों की ओर इशारा करना चाहता हूं कि संस्कृतिकरण जैसी अवधारणा और प्रभु जाति की अवधारणा उनकी इन पूर्व की पुस्तकों की सामग्री के भीतर से ही निकल करके आई थी। तो अब मैं चाहूँगा कि रिमेम्बर्ड विलेज पर हम अपनी बात शुरू करें कि रिमेम्बर्ड विलेज के भीतर यानी यादों में बसाए गांव के अंदर श्रीनिवास क्या कहते हैं। समाजशास्त्र में रिमेम्बर्ड विलेज को एक क्लासिकल पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक की योजना के प्रमुख सूत्रधार
जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रेडक्लिफ ब्राउन हैं, जिन्होंने 1945 में लंदन में एम.एन. श्रीनिवास को इस तरह की एक पुस्तक लिखने हेतु राय दी थी, ताकि भारत के एक गांव का पूरा अध्ययन एक पुस्तक में आ जाए। एम.एन. श्रीनिवास जब भारत लौटे तो इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया और इसके लिए कर्नाटक राज्य के एक गांव रामापुरा को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना। पुस्तक में कुल 11 अध्याय हैं। सबसे पहले अध्याय में उन्होंने यह दर्शाया है कि इस अध्ययन को करने का विचार मन में कैसे आया, और फिर आगे लिखते हैं कि गांव का चयन किसी वैज्ञानिक पद्धति अथवा तर्क विधि द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह कहें कि रामापुरा गांव मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भा गया और मैं बहुत भावुक होकर इस गांव से लगाव महसूस करने लगा, और इस लगाव के कारण इस गांव का मैंने अध्ययन के लिए चुनाव किया। द्वितीय अध्याय में श्रीनिवास ने यह लिखा है कि किस प्रकार मैं इस गांव के लोगों से अपना सामाजिक संबंध स्थापित कर घुल मिल कर इसका पूरा अध्ययन करने में एक सफलता प्राप्त की थी। इस पूरे विवरण को वो प्रस्तुत करते हैं। साथ ही गांव का विस्तार से परिचयात्मक विवरण भी देते हैं। और श्रीनिवास ने इसी अध्याय में गांव की आर्थिक दशा का तथा किसानों की माली हालत का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह सारा कार्य करने के लिए गांव के कई लोगों को अपना घनिष्ठ मित्र उन्होंने कैसे बनाया था, इसका भी विस्तार से इस अध्ययन में चर्चा करते हैं। तृतीय अध्याय में देखा जाए तो श्रीनिवास रामापुरा गांव की पूरी सामाजिक संरचना की जानकारी देते हैं। इस गांव में 3 लोगों का नाम वो महत्वपूर्ण रूप से अपने अध्ययन में दर्ज करते हैं, यानी सामने लाते हैं, जिसमें एक नाम कूले गोवड़ा है, दूसरा नाम नाडू गोवड़ा एवं तीसरा श्रीनिवास के एक शोध सहायक हैं। इन्हीं तीनों के माध्यम से ये पता चलता है कि गांव की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है और गांव में लोग किस भांति कृषि मजदूरी करते हैं। इसका पूरा विवरण इस अध्याय में वो शामिल करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास चौथे अध्याय में कृषि का वर्णन विस्तार से एवं सूक्ष्मता के साथ करते हैं, क्योंकि इस गांव का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती को वे सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन मानते हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण गतिविधि है कृषि, अतः जाहिर है सब कुछ कृषि के आसपास घूमता नजर आता है। इसी अध्याय में आगे प्रोफेसर श्रीनिवास यहाँ की भूमि, फसल एवं वृक्षों का भी विवरण विस्तार से देते हैं। साथ ही पशुपालन एवं पशुओं से लोगों के जीवन संबंध की भी चर्चा करते हैं। इस संबंध में लेखक के पास आंकड़े तो नहीं हैं, परंतु बहुत खूबी के साथ एवं शोधपरक दृष्टि के साथ कृषि संबंधी सूक्ष्म जानकारी हम देते हैं, हमारे सामने रखते हैं। 5वें अध्याय में उस गांव के परिवारों एवं घर बार की दिनचर्या के बारे में गहराई से पड़ताल करते नजर आते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास यही नहीं, वहाँ पुरुष एवं स्त्री किस प्रकार अपने कार्यों का बंटवारा करते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि घर के अंदर एवं बाहर के कार्यों के लिए वो किस तरह विभाजित होते हैं, बंटवारा करते हैं आपस में, इसका पूरा विवरण वो इस अध्याय में देते हैं। इस पुस्तक के 6ठे अध्याय को प्रोफेसर श्रीनिवास ने अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में विकसित किया है, और मुख्य रूप से इस अध्याय में जातियों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर हरिजनों एवं मुसलमानों का अन्य जातियों के साथ कैसा संबंध है, इसका विस्तार एवं सूक्ष्मता के साथ प्रोफेसर श्रीनिवास ने वर्णन किया है।
वे कहते हैं कि जहाँ तक हमें याद है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से इस गांव में चलती है। और यहाँ याद करने की बात इसलिए वो कहते हैं, और ख़ास करके क्योंकि ये आपको ज्ञात हो कि यह रिमेम्बर्ड विलेज, यानी कि वो यादों में बसा एक गाँव, उनके पास उस समय आंकड़े भी सब जल चुके रहते हैं, तो इसलिए वो शायद शब्द लगाते हैं कि जहाँ तक हमें याद है कि जजमानी व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से इस गांव में चलती है। अगर अगले अध्याय के रूप में हम तो ये 7वां अध्याय में बताते हैं, प्रोफेसर श्रीनिवास की जातियों के बीच गुटबंदी पर्याप्त मात्रा में दिखती है। रामापुरा में जीवन ठीक ठाक है और वो एक गतिशील जीवन चल रहा है। एक बहुत सामान्य तरीके की चीज़ों को वो इस अध्याय में प्रस्तुत करते हैं। 8वें अध्याय में प्रोफेसर श्रीनिवास का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई के बाद रामापुरा गांव यांत्रिक परिवर्तन के जद में आया और यांत्रिक परिवर्तन के कारण इस गांव की आर्थिक स्थिति में पहले से ज़्यादा सुधार आया। 9वें अध्याय में रामापुरा गांव के स्तरीकृत समाज का वर्णन वो करते हैं। अपनी मित्रता का भी वो वर्णन करते हैं जो उन गांवों में लोगों को वो मित्र बनाए थे, तथा लोगों के वहाँ के आपसी झगड़ों, अफवाहों, चौपाल पर होने वाली गप्पों का आनंद ले रहे हैं। और आनंद लेते हुए प्रोफेसर श्रीनिवास इस अध्याय को रुचिकर अंदाज में विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। 10वें अध्याय में अगर इस पुस्तक के अंदर देखा जाए तो धर्म की चर्चा की गई है, और इसमें वैदिक धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि वहाँ के लोगों का दिन प्रतिदिन के व्यवहार को एवं पूजा पद्धति की चर्चा की गई है। वहाँ के लोग किन देवी देवताओं की आरती उतारते हैं, वो किन देवी देवताओं की आरती उतारते हैं, ये सब कुछ दृश्य इस अध्याय में वो शामिल करते हैं। कहीं कहीं पर प्रोफेसर श्रीनिवास रामापुरा गांव के लोगों के धार्मिक विचारों का भी विश्लेषण करते हैं और इसे दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में रामापुरा गांव से विदा लेने का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में बहुत संवेदनात्मक अंदाज में लेखक अपने को उपस्थित करता है। लेखक बताता है कि कैसे उन्होंने रामापुरा को अपना लिया और वहाँ के लोगों ने उन्हें कैसे अपना लिया। एक भावनात्मक आवेग के साथ इस पूरे विवरण को पुस्तक के अंत में वो दर्ज करते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास का यह अध्याय, अंतिम अध्याय, बिल्कुल एक भावनात्मक आवेग से ओतप्रोत है और उसमें नहाया हुआ है। अंत में प्रोफेसर श्रीनिवास परिशिष्ट में, इस पुस्तक के प्रशिष्ट में कन्नड़ के पदों की कुछ शब्दावलियों को रखते हैं। अब हम एक दूसरे पक्ष पर आएंगे और वह पक्ष है मूल्यांकन। इस पुस्तक के मूल्यांकन एवं समालोचना जो बहुत ज़रूरी होती है एक समीक्षा के दौरान, तो उसे भी आपके सामने कुछ रखना चाहेंगे। प्रस्तुत पुस्तक के ऊपर बहुत से लोगों ने पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं। कुछ ने तो इस गांव की वैज्ञानिक सत्यता पर ही सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद कुछ का कहना है कि कुर्ग की पुस्तक के बाद रामापुरा का अध्ययन श्रीनिवास का मील का पत्थर है। इसे क्लासिकल अध्ययन कहा जाता है। ग्रामीण अध्ययनों में रामापुरा एक शक्तिशाली अध्ययन है, परंतु इसे कई आलोचक कमजोर अध्ययन भी कहते हैं। यह अध्ययन वस्तुतः एक मानव जातीय अध्ययन है। इसमें श्रीनिवास ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, उसे ज्यों का त्यों रख दिया है। इसमें पूरी ईमानदारी भी दिखती है।
लेकिन देखने और सुनने का तरीका भी प्रोफेसर श्रीनिवास को वो प्रभावित करता है। किसी भी अनुभविक अध्ययन की इससे बढ़कर किसी भी लेखक के लिए और उपलब्धि क्या हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रोफेसर श्रीनिवास उस गांव में अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर गए जरूर थे, लेकिन कोई बड़ा सिद्धांत निर्मित करने का उनका इरादा नहीं था। रामापुरा को जैसा देखा वैसा वो प्रस्तुत करने की इच्छा रखते थे। अपनी प्रारंभ की 2 पुस्तकों में उन्होंने जिन विषयों को उठाया था उससे अलग अलग बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। इस अगली पुस्तक में खासकर अपने इस रिमेम्बर्ड विलेज में, यानी कि उस रामापुरा गांव, इस विषय को रामापुरा गांव में उन दोनों पुस्तकों से जुड़े हुए विषय को इसलिए छोड़ दिया था ताकि एक दूसरा पक्ष उभर कर सामने आ सके। इसमें केवल सामाजिक संरचना, बांधव धर्म, खेती बाड़ी को केंद्र में रखकर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। 1948 में रामापुरा का जो हुलिया था, मिजाज था, उसे ही उन्होंने उसमें बखूबी रचा है। टी.एन. मदन ने अपनी आलोचना में एक जगह लिखा है कि वास्तव में रामापुरा का अध्ययन एक गांव का अध्ययन है, परंतु इसमें श्रीनिवास ने जातियों के विश्लेषण को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और उसमें भी ऊंची जातियों और अभिजनों को। अब हम आगे यादों में बसे गांव की जो रूपरेखा श्रीनिवास ने प्रस्तुत की है, इसे कई आलोचक महत्वपूर्ण भले नहीं मानते हैं, परंतु इसमें श्रीनिवास ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वह समग्रता की है। मनुष्य में जो मानवीय तत्व होता है उसे बड़ी सफलता के साथ श्रीनिवास ने इस पुस्तक में रखा है। गांव की जो भावना है उसे श्रीनिवास बड़ी खूबी के साथ पाठकों तक पहुंचाया है। अपनी पहले की पुस्तकों में श्रीनिवास शायद ऐसा करने में सफल नहीं रहे थे। जापान की एक महिला मानवशास्त्री चाई नाकाने श्रीनिवास की पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि श्रीनिवास ने एक सफल चित्रकार की तरह रामापुरा की हूबहू तस्वीर उतार कर रख दी है। वहीं सोल्टेक्स, जिन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना भी लिखी है, कहते हैं कि श्रीनिवास का यह मानव जातीय अध्ययन वस्तुतः एक कलात्मक अध्ययन है। तो कुछ आलोचकों ने तो इसे एक बेजान कलाकृति की संज्ञा अवश्य दी है, जैसे रामापुरा की बिना हिलने डुलने वाली तस्वीर बताई है। आलोचकों का कहना है कि इस गांव में होने वाले किसी परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो वहीं कुछ आलोचक कहते हैं कि श्रीनिवास ने रामापुरा के अध्ययन में रेडक्लिफ ब्राउन एवं रेडक्लिफ रेडफील्ड के ग्रामीण अध्ययनों से भी सामग्री ली है। कुछ अन्य का कहना है कि इवान प्रिचार्ड से भी थोड़ा उधार लिया है। इस प्रकार रामापुरा गांव के अध्ययन पर समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में कई बहसें हुई हैं। पक्ष एवं विपक्ष दोनों तरह के विचार आए हैं। कुछ लोग अध्ययन विधि पर सवाल खड़ा करते हुए यह आरोप लगाते हैं कि कोई स्थानीय व्यक्ति मानव शास्त्र का ऐसा अध्ययन करते हुए तटस्थ नहीं रह सकता, किंतु प्रोफेसर श्रीनिवास का मानना है कि स्थानीय व्यक्ति अपने शोध प्रबंध में तटस्थ रह सकता है और कुछ मामलों में तो उसे अपने शोध में सही तथ्य तक पहुंचने में स्थानीयता का लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि वह अपने अध्ययन में धोखा नहीं खा सकता। भाषा एवं रीति रिवाज से अधिक परिचित होने के कारण उनका कहना है कि रामापुरा का अध्ययन एक तटस्थ एवं तथ्यपरक अध्ययन संभव हो सकता है और यह स्थानीय व्यक्ति को लाभ
मिल सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा इसके आधार पर अंत में कि ये इस पुस्तक पर की गई आलोचनाओं के बारे में ये कहा जा सकता है कि एक अपनी ही टिप्पणी होगी कि प्रोफेसर श्रीनिवास की इस पुस्तक पर जो भी आलोचनाएं आई हैं वे बहुत आधारभूत नहीं लगती। जहाँ तक अध्ययन प्रविधि का मामला है तो इसमें सहभागी अवलोकन पद्धति का गहराई से प्रयोग दिख रहा है, चूँकि उन्होंने बार बार कहा है कि किस तरह वो अपने गाँव में लोगों को घनिष्ठतम मित्र बनाया और वे लोग भी अपना घनिष्ठ मित्र इन्हें समझे। तो चूँकि यह सहभागी अवलोकन पद्धति यहाँ दिखती है। चूँकि यह एक समग्रता का अध्ययन है या समग्रता के अध्ययन है, इसलिए रेडक्लिफ ब्राउन, रेडफील्ड या इवान प्रिचार्ड जैसे विद्वानों की रचनाओं से उधार लेने की जो बात की गई है, तो ये पहले के ये विद्वान गांव पर अगर अपना अध्ययन किए हैं तो उन अध्ययनों से कुछ लेना या उस अध्ययनों से अपने अध्ययन को समृद्ध करना, यह अध्ययन पद्धति का एक हिस्सा माना जाता है। प्रोफेसर श्रीनिवास की कुल पुस्तकों की संख्या तो ऐसे 17-18 होंगी, लेकिन मुख्य रूप से जिन पुस्तकों की वजह से वो चर्चा में आए थे और वो जो कुछ भी उनकी अवधारणाएं हैं जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे आपसे, कि जिसकी खास संस्कृतिकरण की अवधारणा और वो प्रभु जाति की अवधारणा, आधुनिकी वो सामाजिक परिवर्तन की उस गतिशील परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन, वो पुस्तक जो थी, इन सभी अवधारणाओं के पीछे गहराई से उनके उन 3 अध्ययनों का ही योगदान माना जा सकता है, जहाँ तक मेरी समझ है। सबसे पहला उनका पहला मैसूर का गांव, जिसमें विवाह एवं परिवार विषय पर काम किया था। दूसरा वह गांव जो दक्षिण भारत के कुर्ग गांव है, उस कुर्ग समुदाय है, और कुर्ग समुदाय में धर्म और समाज विषय पर जो काम उन्होंने किया था। तो और तीसरा गांव है ये कर्नाटक का रामापुरा, जिसे हम रिमेम्बर्ड विलेज के रूप में आपके सामने अभी उसकी समीक्षात्मक बातचीत कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन गाँवों के भीतर से ही जो उनको एक हलचल थी, जो बदलाव के वो चिन्ह दिखे थे, उसी से आगे चलकर वो संस्कृतिकरण की अवधारणा भी निकलती है और प्रभु जाति की अवधारणा भी निकलती है, और एक ऐसे क्षितिज पर उभर कर प्रोफेसर श्रीनिवास हमारे सामने आते हैं कि शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि अपने गुरु प्रोफेसर GS घुरिये को भी भारतीय समाज शास्त्र के संसार में पीछे छोड़ देते हैं और आगे निकलते हैं। दुनिया के भी समाजशास्त्रियों की निगाह में वो रेखांकित किए जाते हैं। धन्यवाद। फिर कभी।